राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सो सर कॉमर्स क्लासेस में। तो बीएमटी का एग्ज़ाम आप लोग का ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग का एग्ज़ाम है बीएसटी, इसमें कोई आप लोग को टाइम नहीं मिला है, तो आप लोग प्रिपरेशन ज़रूर करिएगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि टोटल आपको 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और ये आपको क्वेश्चन है जो हम बता रहे हैं वो चैप्टर वाइज बता रहे हैं। उम्मीद है आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये आपका जो जितना बता रहे हैं आपको एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है चैप्टर वाइज जैसा बता रहे हैं आपको, तो पहला जो चैप्टर का नाम है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में जो आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो लिखा गया है कि व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय डैश द्वारा लिए जाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द बिजनेस आर मेड बाय मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन। तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रबंध, यानी मैनेजमेंट के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि प्रबंध का मुख्य उद्देश्य यानी मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे पहले भी पूछ चुका है। तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ क्या होना चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, यानी न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मैनेजमेंट इज यानी प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों या प्रोफेशन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कला और विज्ञान दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि प्रबंध एक पेशा है, ये कथन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। प्रबंध एक पेशा, ये कथन किसका है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, ये किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, यानी अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि प्रबंध की प्रकृति है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी पूछ चुका है। तो जितना भी आपको बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे, ध्यान दीजिएगा। प्रबंध की प्रकृति है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा समन्वय, यानी ऑप्शन नंबर ए। 7वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है, मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़े अगर क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, तो उसमें लिखा गया है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य, यानी अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी उनके हिसाब से मैनेजमेंट के फंक्शन कितने तरीके से बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो मैनेजमेंट के फंक्शन को 4 तरह से बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 4। तो ये जितना भी आपको बता रहे हैं जो चैप्टर वाइज, उम्मीद है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आ जाएगा। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस जो चैप्टर वाइज जो आपको बता रहे हैं इससे। तो चलिए हम लोग आगे और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि समन्वय स्थापित किया जाता है, यानी कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय। कोऑर्डिनेशन जो है वो स्थापित यानी कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थापित किया जाता है, तो ये उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में समन्वय है, कोऑर्डिनेशन इज। तो समन्वय जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 10 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक होता है यानी नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में भारत में प्रबंध डैश है, यानी मैनेजमेंट इन इंडिया इज। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आवश्यक हो जाएगा यानी नेसेसरी है। यहाँ पर भारत में प्रबंध जो है वो नेसेसरी यानी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है डैश के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का
निर्देशन यानी अकॉर्डिंग टू डैश मैनेजमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। तो ये किसने कहा था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में सही उत्तर हो जाएगा लॉरेंस एप्ले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो लॉरेंस एप्ले ने कहा था मैनेजमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, लॉरेंस एप्ले। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि भारत की प्रगति की धीमी गति का मुख्य कारण डैश का अभाव है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है इफ़िशिएंट मैनेजमेंट यानी कुशल प्रबंध के अभाव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है यानी प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज़। तो प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व क्या है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अत्यधिक पूंजी यानी लार्ज कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज लार्ज कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि प्रबंध के कितने स्तर है यानी हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। तो मैनेजमेंट को यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल मैनेजमेंट में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिसमें 3 लिखा हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टूवर्ड्स ऑल, टूवर्ड्स एम्प्लॉय, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, टूवर्ड्स सोसाइटी। तो ये टूवर्ड्स ऑल यानी सभी के प्रति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपको एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 17 में प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन, ये कथन किसका है। तो अभी हम थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे लॉरेंस एप्ले का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा यानी लॉरेंस एप्ले यानी LP एप्ले, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का। 18वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है, 18वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ पर कि किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है द फोरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज ऑफ, यानी इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इफ़िशिएंट मैनेजमेंट यानी कुशल प्रबंध की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 19 में उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है यानी हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35%, ऑप्शन नंबर ए 35% हो जाएगा यानी हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम 35%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि कुंटज और डोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य है द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कुंटज ओ डोनेल आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दो तरीके से वो बताया। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट या नन ऑफ दिस। तो कोऑर्डिनेशन जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे। तो प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व चैप्टर से था यहाँ पर यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब सेकंड चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर है आपका प्रबंध के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो इसमें पूछा गया है पहला कि हेनरी फेयोल का जन्म सन डैश में हुआ था। हेनरी फेयोल वाज बोर्न इन द ईयर, एक्सक्यूज मी, कौन सा ईयर में हुआ था वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा 1851 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हेनरी फेयोल का जन्म जो है सन 1851 में हुआ था। हेनरी फेयोल वाज बोर्न इन द ईयर 1851। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि प्रेरक मजदूरी नीति डैश होनी चाहिए, इंसेंटिव वेज पॉलिसी शुड बी। तो ये किस तरह का होना चाहिए, यहाँ पर जो है सिंपल भी होना चाहिए, जुडिशियस भी होना चाहिए, साइंटिफिक भी होना चाहिए यानी ऑल ऑफ दिस, सरल
न्यायपूर्ण, वैज्ञानिक, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे, यानी द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा FW टेलर, यानी टेलर यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी वैज्ञानिक साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक किसे कहा जाता है? FW टेलर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमी हो जाएगा, डिक्रीज्ड। तो वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है, कमी होती है, ठीक है। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर डिक्रीज्ड। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? तो हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FW टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे अगर पूछा जाएगा तो वो है FW टेलर, यानी हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? FW टेलर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम, यानी मैक्सिमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, बहुत ही फेमस है, ये 14 प्रिंसिपल दिए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा, ठीक है। हेनरी फेयोल के कितने प्रिंसिपल है? 14 प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये जरूर पूछा जाता है, इसमें 2 नाम जरूर याद रखिएगा, एक है FW टेलर और एक है हेनरी फेयोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध के सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले एग्जाम में भी पूछा गया है, दोबारा भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण, यानी एब्सोल्यूट, यानी प्रबंध के सिद्धांत है संपूर्ण, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एब्सोल्यूट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी फेयोल, ऑप्शन नंबर ए। द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का अगर पूछा जाएगा तो तो यहाँ पर जो है फेयोल हो जाएगा, यानी हेनरी फेयोल हो जाएगा। अगर पूछता है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का जो प्रोपाउंडर थे, और अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट का पूछता है तो हो जाएगा FW टेलर, जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था, हेनरी फेयोल वाज बोर्न इन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टर्की में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध का सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। तो वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यवहारिक, यानी बिहेवियरल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार डैश है, द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक क्रांति, यानी मेंटल रिवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिक में डैश होती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट डैश वर्कर्स रेमुनेरेशन, यानी जो वैज्ञानिक प्रबंध से है श्रमिकों का पारिश्रमिक में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये आपको बताना है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि होती है, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रबंध श्रमिकों को पारिश्रमिक में वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 14 में वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के डैश है, द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डैश ऑफ ओनर्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन फेवर यानी पक्ष में होता है। वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के पक्ष में है। द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज इन फेवर ऑफ ओनर्स। क्वेश्चन नंबर 15 में शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का डैश किया जाता है। इन द बिगिनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डैश बाय वर्कर्स होगा, डैश बाय वर्कर्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरोध, अपोज्ड। बिगिनिंग में, शुरुआत में, ठीक है ना, क्या होता है, विरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि मानसिक कार्य से डैश है, मेंटल वर्क इज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सही आंसर हो जाएगा मेंटल वर्क इज प्रोडक्शन यानी उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकंसिस्टेंट। तो 17 नंबर का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं है, नॉट सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1913 में इंट्रोड्यूस किया गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट को। क्वेश्चन नंबर 19 में वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स गेट। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा लाभ यानी एडवांटेज मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी, वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वाज। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कम यानी लो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय द टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा मोशन स्टडी यानी गति अध्ययन, थकान अध्ययन यानी फटीग स्टडी, टाइम स्टडी मतलब समय अध्ययन, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया मानसिक क्रांति का मूलाधार है, मेंटल रिवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। तो ये हो जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये प्रबंध के सिद्धांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा इसको एक बार। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रबंध के सिद्धांत के बाद जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है उसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट यानी व्यावसायिक पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि व्यावसायिक वातावरण डैश को मदद नहीं करता है, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट हेल्प डैश। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्टेनिटी यानी निश्चितता को, यानी व्यावसायिक वातावरण निश्चितता को मदद नहीं करती है, सर्टेनिटी को हेल्प नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को डैश प्रभावित करती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक प्रणाली यानी इकोनॉमिक सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि भारत में उदारीकरण की नीति डैश रही है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज़ बीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, टोटल फेलियर, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्सेसफुल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में उदारीकरण की नीति जो है सफल रही है, यानी लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन। तो ये आंसर हो जाएगा जुलाई 1991 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर। तो ये लिबरलाइजेशन भी है, ग्लोबलाइजेशन भी है, प्राइवेटाइजेशन भी है, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी, एम्प्लॉयज़, यानी कर्मचारी जो है व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। मतलब कौन सा व्यावसायिक वातावरण लक्षण नहीं पूछा था, तो कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिवार की संरचना यानी कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि वैश्वीकरण का अर्थ है, यानी ग्लोबलाइजेशन सिग्निफाइज डैश। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, इंटीग्रेशन एमंग वेरियस इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 का। 9 नंबर में पूछा गया है कि उदारीकरण का अर्थ है, लिबरलाइजेशन सिग्निफाइज डैश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइसेंस की आवश्यकताओं एवं अनियंत्रणों को आसान करना। ठीक है, यानी ईजिंग ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एंड अदर कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर था बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी व्यावसायिक पर्यावरण से संबंधित। अब आगे आपका एक और चैप्टर लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो चैप्टर का नाम है यहाँ पर प्लानिंग। चैप्टर का नाम है प्लानिंग। प्लानिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, मल्टीपल चॉइस के लिए भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन पे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपको पूछा गया है, नियोजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लानिंग इज़। तो प्लानिंग जो होता है वो होता है पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ऑल टाइम के लिए। जो प्लानिंग होता है वो हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये कथन किसका है? अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। याद रखिएगा इसको, एलन ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि बजट का अर्थ क्या है? बजट रेफर्स टू, यानी बजट का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर है यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, यानी आसान्वित परिणाम का अंकों में वितरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज़ प्लानिंग इज़ द। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिगिनिंग होगा या एंड होगा, बिगिनिंग एंड एंड बोथ होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिगिनिंग एंड एंड बोथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि नियोजन है, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस, यानी लक्ष्य अभिमुखी होते हैं, उद्देश्य अभिमुखी होते हैं, मानसिक प्रक्रिया होते हैं, ये सभी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक अच्छी योजना होती है, अ गुड प्लान इज़। तो अ गुड प्लान इज़ क्या होनी चाहिए? वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा लोचपूर्ण, फ्लेक्सिबल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो कौन सा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग नहीं है यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का आधार। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि नियोजन प्रबंध का कार्य है, प्लानिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो नियोजन प्रबंध का कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो द्वितीयक हो जाएगा, यानी सेकेंडरी होता है। नियोजन आधारित है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन। प्लानिंग जो है वो बेस्ड होता है, वो आधारित होता है पास्ट के हिसाब से। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि नियोजन में शामिल है, यानी प्लानिंग इन्वॉल्व्स डैश। तो क्वेश्चन नंबर 10 में
पूछा जा रहा है कि नियोजन में शामिल है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप ऑफ प्लानिंग आर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी 4। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार से 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। तो प्लानिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में आपको यहाँ दिया गया है पहला क्वेश्चन कि संगठन प्रक्रिया में निहित है, यानी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि समान कार्य का समूहीकरण या कार्य का विभाजन या उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना। तो ये जो है संगठन प्रक्रिया में निहित है, तो यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरार्पण किया जा सकता है किसका, अधिकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, यानी अधिकार का हो जाएगा। ठीक है, अधिकारी का, सॉरी ऑफिसर का हो जाएगा, अधिकारी का। उत्तरदायित्व होता है ऑफिसर का, अधिकारी का। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि बड़े आकार वाले उपक्रम में भरार्पण होता है इन अ लार्ज साइज्ड एंटरप्राइज डेलीगेशन इज। तो डेलीगेशन जो है वहाँ पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा अनिवार्य हो जाएगा, यहाँ पर कंपलसरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बड़े आकार वाले उपक्रम में भरार्पण होता है अनिवार्य यानी कंपलसरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था ये। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि प्रभावी भरार्पण के लिए आवश्यक है फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इज नेसेसरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सही आंसर यहाँ पर है संपर्क की सुविधा, ये होनी चाहिए। सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, अधिकारों का स्पष्टीकरण या ये सभी, यानी फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटीज़ या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज़ इसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अकम्पाइंड विथ नेसेसरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का ए, अधिकार यानी अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कुंटज एवं ओडोनिल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के डैश कदम हैं। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनिल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। क्वेश्चन नंबर 8 में गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। नष्ट कर देती है, ये कथन किसका है? यानी रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर prevents business performance up to the extent that it destroys it. This statement is of, ये किसका स्टेटमेंट है? ये पीटर ड्रकर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्रकर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि अधिकार सौंपने के मार्ग में डैश कठिनाई आती है। इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डैश डिफिकल्टी कम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, यानी तीन तरह की कठिनाई आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि केंद्रीयकरण का अर्थ है सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सही आंसर हो जाएगा अधिकार का धारण, अधिकार का धारण यानी रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि संगठन प्रक्रिया के कदम है द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। क्वेश्चन नंबर 12 में अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड
डेलीगेटेड ऑफ सीक्रेट वर्क यानी गोपनीय कार्य का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़े हम लोग। और आप लोग अच्छा से ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। संगठन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। संगठन के बाद आपको पढ़ना है स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण, आपको एक चैप्टर है, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं, स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण का। तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया है पहला कि तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन यानी मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है धन की बर्बादी, आवश्यक या विनियोजन है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टाफिंग इज, तो नियुक्तिकरण क्या होता है, तो यहाँ पर जो है नियुक्तिकरण क्या है, संगठन का भाग है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी, प्रबंधकार यानी फंक्शन ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, फंक्शन का कार्य है, ये सभी हो जाएगा। नियुक्तिकरण है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण है, एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग इज नेसेसरी, यहाँ पर है नेसेसरी यानी आवश्यक, अनावश्यक, कंपलसरी या धन की बर्बादी। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मचारी को प्रशिक्षण जो है वो आवश्यक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन, स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग, ये सभी। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व्स क्या हो जाएगा, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। विकास का उद्देश्य है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज़ योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर, ये सभी। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन नॉलेज, बेटर परफॉर्मेंस, इंक्रीज इन नॉलेज। और यहाँ पर पदोन्नति के अवसर है तो इंक्रीज इन नॉलेज नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा, या ऑल ऑफ दिस, ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में जरूर पूछता है। प्रशिक्षण की विधियाँ हैं, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। कार्य बदली प्रशिक्षण यानी जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, कार्य पर प्रशिक्षण यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, प्रशिक्षण यानी अप्रेंटिस ट्रेनिंग, या ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व डैश है यानी स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पर। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंक्लूड्स, क्वेश्चन नंबर 9 में, ये इससे पहले भी वही क्वेश्चन था, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग इज, तो स्टाफिंग जो है यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ऑल ऑफ दिस, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। क्वेश्चन नंबर 11 में पदोन्नति और स्थानांतरण कर्मचारियों को भर्ती के मुख्य है, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र आर द मेन डैश ऑफ रिक्रूटमेंट। तो मेन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का सोर्सेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है सही आंसर हो जाएगा सोर्सेस यानी स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में किसी व्यक्ति के कम जिम्मेदारी के पद पर स्थानांतरण को डैश कहते हैं, यानी शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉई टू अ पोजीशन इन विच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिक्रीज्ड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ना प्रमोशन है ना डिमोशन है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र बोलते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई भी नहीं। और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना डैश है, शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो नियुक्तिकरण इन स्टाफिंग चैप्टर भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर वाइज आपको डिस्कशन करें ताकि आपको बहुत हेल्प मिल जाए एग्ज़ाम में, और इसी तरह से जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ।
ताकि हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें और हर एक चैप्टर का डिस्कशन करते रहें। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर ये 7 है निर्देशन का। चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो आपको पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपका कि निर्देशन है यानी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य यानी कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है निर्देशन है डायरेक्शन इज़। तो डायरेक्शन है इज़ यहाँ पर बोला गया सर्वव्यापी यानी परवेसिव, निष्पादन अभिमुखी यानी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, निरंतर क्रिया कंटिन्यूस एक्टिविटी यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है तो ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि निर्देशन की प्रबंध के डैश स्तर पर आवश्यकता होती है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड एट द डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले एग्जाम में पूछ चुका है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है उच्च यानी टॉप, मिडिल यानी मध्यम, निम्न यानी लोअर, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है निर्देशन का प्रमुख तत्व है, मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निर्देशन के प्रमुख तत्व है 4। निर्देशन का तत्व है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट आर सुपरविजन, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, मोटिवेशन, नेतृत्व एंड लीडरशिप, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि पर्यवेक्षण प्रबंधक का स्तर है, सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है, यानी सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन इज, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये एक कम्युनिकेशन होता है, अनौपचारिक संचार यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि प्रभावी संदेश वाहन में बाधा है, बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बाधा है यानी क्या बैरियर है यहाँ पर। तो ये क्या हो सकता है, एक लैंग्वेज हो सकता है आर्ट का, या फिर डिस्टेंस हो सकता है, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकता है, यानी ऑल ऑफ दीज हो सकता है, भाषा, दूरी, व्यक्तिगत भिन्नताएं, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि संदेश वाहन के प्रकार है यानी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर है, रिटन भी हो सकता है, वर्बल, फॉर्मल, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। लिखित भी होता है, मौखिक भी, औपचारिक भी। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि निर्देशन संबंधित है, डायरेक्शन इज रिलेटेड टू, डायरेक्शन इज रिलेटेड टू। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा उच्च स्तर से यानी टॉप लेवल, मध्यम स्तर यानी मिडिल लेवल, निम्न स्तर यानी लोअर लेवल, यानी सभी स्तर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि पर्यवेक्षण है, सुपरविजन इज। तो सुपरविजन जो है यहाँ पर क्या होता है, आवश्यक यानी नेसेसरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर्यवेक्षक कड़ी है। 12 नंबर का सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, ये फिर से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि पर्यवेक्षक कड़ी है, सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध, वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि एक अच्छे नेता के निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ मस्ट बी possessed by a good leader, इनिशिएटिव यानी प्रयास, संवाद दक्षता, कम्युनिकेशन स्किल, स्वाभिमान यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनमें सभी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि व्यवसाय में संचार की प्रभावपूर्ण पद्धति का होना क्यों आवश्यक है, वाई इज एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इसेंशियल इन द बिजनेस, मार्गदर्शन के लिए, टू गाइड सूचना के लिए, टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट निर्देशन के लिए, या ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 में नेता अधीनस्थों से काम लेता है, द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 15 का ए, चातुर्य से, बाई टैक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 प्रभावी संदेश वाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड अस्पष्ट यानी एम्बिजियस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में प्रभावी संदेश वाहन के लिए आवश्यक है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्लियरिटी होना चाहिए, कर्टसी होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इनमें से सभी,
यानी स्पष्टता होना चाहिए, शिष्टता होना चाहिए, निरंतरता होना चाहिए, इनमें सभी। संदेश वाहन जाल के प्रकार होते हैं, यानी द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 तरह का, ठीक है। प्रबंधक होता है द मैनेजर इज। क्वेश्चन नंबर 19 का तो सही आंसर हो जाएगा लीडर होता है, ठीक है। द मैनेजर इज बॉस नहीं होता है, ना ही ओनर यानी स्वामी भी नहीं होता है, नेता यानी लीडर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर द मैनेजर इज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, ये आपका मॉडल सेट में भी दिया हुआ था। हाँ, तो क्या हो जाएगा, नेता यानी लीडर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर था प्रबंधक होता है लीडर। क्वेश्चन नंबर 20 में पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है, सुपरवाइजर इज ऑफ द वर्कर्स, तो वो कौन होता है, फ्रेंड होता है, गाइड होता है, फिलोसोफर होता है, और ऑल ऑफ दीज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होने चाहिए, ठीक है। द लीडरशिप इज, नेतृत्व है, नेतृत्व जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया नेतृत्व, द लीडरशिप में नेतृत्व होता है आवश्यक यानी नेसेसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए, मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सामूहिक, व्यक्तिगत, कृत, उपयुक्त सभी, यानी ग्रुप होना चाहिए, इंडिविजुअल, जॉब, सभी। पर्यवेक्षण तत्व है, सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ, क्या होता है यहाँ पर, डायरेक्शन, निर्देशन का होता है, ठीक है। पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन जो होता है एलिमेंट है किसका, डायरेक्शन का। तो हम लोग अभी निर्देशन यानी डायरेक्शन चैप्टर तक देख चुके हैं। आगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर, जो अगला चैप्टर है आपका, वो है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। इससे भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसका भी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो क्या क्या दिया हुआ है वो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, यानी कंट्रोलिंग इज मैनेजरियल फंक्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी अनिवार्य होता है। नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, यानी अनिवार्य कार्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल इज अ मैनेजरियल फंक्शन कंपलसरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि नियंत्रण आवश्यक है, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 2 का तो कंट्रोलिंग इज नेसेसरी क्यों, लघु उपक्रम के लिए, फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। मध्यम श्रेणी के उपक्रम के लिए, फॉर मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के लिए कुछ, और ऑप्शन नंबर सी में दिया बड़े आकार वाले उपक्रम के लिए, फॉर लार्ज साइज इंटरप्राइज, या ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि प्रभावी नियंत्रण है, इफ़ेक्टिव कंट्रोलिंग इज़, तो इफ़ेक्टिव कंट्रोलिंग जो होता है यहाँ पर वो, तो यहाँ पर दिया गया है स्थिर यानी स्टैटिक, निर्धारित यानी प्रीडिटरमाइंड, गत्यात्मक यानी डायनामिक, या इनमें से सभी। तो प्रभावी जो नियंत्रण होता है वो होता है डायनामिक यानी गत्यात्मक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि नियंत्रण प्रबंध का डैश कार्य, कंट्रोल इज द फंक्शन, कंट्रोल इज द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो कौन सा फंक्शन है, ठीक है। कंट्रोल जो होता है वो कौन सा फंक्शन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का बी हो जाएगा, लास्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतिम, यानी नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है। कंट्रोल इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, कंट्रोलिंग इज़ द आस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी और अभी वाला जो पढ़ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, कंट्रोलिंग इज़ द आस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया है प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, मैनेजमेंट कंट्रोल इज़ डन, मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो डन होता है किसके द्वारा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा यहाँ पर बाय लोअर लेवल मैनेजर्स, बाय मिडिल लेवल मैनेजर्स, बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, ऑल लेवल मैनेजर्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी निम्न प्रबंधकों द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, उच्चतम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, यानी सभी स्तर प्रबंधकों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नियंत्रण संबंधित है, यानी 7वें नंबर पर नियंत्रण संबंधित है, कंट्रोलिंग, कंट्रोल इज रिलेटेड टू, कंट्रोल इज रिलेटेड टू किससे, परिणाम से, रिजल्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, परिणाम यानी रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य, मेजर ऑफ कंट्रोल इज, यानी नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा
सुधार, रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि नियंत्रण क्रिया है, कंट्रोल इज एन एक्टिविटी। तो कंट्रोल इज एन एक्टिविटी, तो ये क्या हो जाता है, ये महंगी होती है, ठीक है, कॉस्टली होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं, बाय एम्प्लॉयज़, कंट्रोल इज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा विरोध, अपोज्ड करते हैं, यानी विरोध करते हैं, नियंत्रण के कर्मचारी करते हैं विरोध। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है सही आंसर है निरंतर, यानी कंटिन्यूअसली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, कंटिन्यूअसली, हमेशा होती है। बजटरी, क्वेश्चन नंबर 12 में बजटरी नियंत्रण प्रबंध का डैश नहीं है, बजटरी कंट्रोल इज नॉट अ डैश ऑफ मैनेजमेंट। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट ऑफ, तो यानी बजटरी जो नियंत्रण है प्रबंध का स्थानापन्न नहीं है, ठीक है, यानी बजटरी कंट्रोल इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया बजट एक डैश अवधि के लिए तैयार किया जाता है, बजट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर डैश पीरियड। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 नंबर का, ये एग्जाम में पूछता है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चित, डेफिनेट, यानी बजट एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बजट प्रबंधकीय नीति का डैश विवरण होती है, बजट इज अ डैश स्टेटमेंट ऑफ बजटरी पॉलिसी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा फिनेंशियल, वित्तीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में डैश बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाया जाता है, बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डैश नीड्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल, वित्तीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 में बजट डैश प्रकार के होते हैं, बजट्स आर ऑफ डैश टाइप। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 तरह के। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब कंट्रोलिंग के बाद, यानी नियंत्रण चैप्टर के बाद फटाफट हम लोग और भी कुछ चैप्टर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, तो इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस दिया गया है वित्तीय प्रबंध, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से। तो इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है वित्तीय प्रबंध। तो वित्तीय प्रबंध यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो होता है आर्ट्स एंड साइंस बोथ, नन ऑफ दिस। तो मैनेजमेंट कुछ भी पूछे वो आर्ट्स और साइंस दोनों होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था, ट्रेडिशनल अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग, कौन से साल में त्याग दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 से 40 के बीच में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि वित्तीय प्रबंध का आधुनिक विचारधारा है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। तो मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कोषों को प्राप्त करना और कोषों का उपयोग करना, यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी बोथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य, मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना, कोषों का आवंटन, ये सभी, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि फाइनेंशियल मैनेजर टेक्स डिसीजन एज टू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का कितना क्वेश्चन दिया गया, 12। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में व्यापारिक साख स्रोत है, सोर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज। तो यानी ये व्यापारिक साख स्रोत है किसका, दीर्घकालीन वित्त का, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद आपको पूछा गया है कि बैंकों से अधिविकस की सुविधा उपलब्ध होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आर अवेलेबल ऑन, किस में होता है ये आप सभी को पता है, करेंट अकाउंट में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चालू खाते में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि स्थायी पूंजी की आवश्यकता डैश अवधि के लिए होती है। फिक्स्ड कैपिटल नीड फॉर, यहाँ पर हो जाएगा फॉर शॉर्ट पीरियड, फॉर लॉन्ग पीरियड, फॉर ए एंड बी यहाँ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है लॉन्ग पीरियड के लिए, ऑप्शन दीर्घकालीन अवधि के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि डैश व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की संपत्तियां होती है जो कि विक्रय के लिए नहीं होता है। डैश आर द एसेट्स ऑफ relatively permanent nature used in the operation of business are not intended for sale। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि चालू संपत्ति का योग ही व्यवसाय की डैश है। जेएस मिल के द्वारा कहा गया था द सम ऑफ द करेंट एसेट्स इज द डैश ऑफ अ बिजनेस जेएस मिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑप्शन नंबर ए स्थायी पूंजी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि डैश स्थायी पूंजी का साधन नहीं है। डैश इज अ नॉट सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो ये इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन फ्रॉम आईबीआरडी, ये तीनों नहीं होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है तीनों फिक्स्ड था। ठीक है, 12वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिवेंचर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद ये आपका 9 नंबर चैप्टर था। 10th नंबर चैप्टर जो है आपका, उस चैप्टर का नाम है, चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछता है इससे। तो चलिए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 1 में आपको दिया गया है कि मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मनी मार्केट डील्स इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछता है। तो ये हो जाएगा मनी मार्केट जो डील करता है वो शॉर्ट टर्म फंड्स में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना डैश में हुई। द सेबी वाज सेटअप इन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा 1988 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि पूंजी बाजार व्यवहार करता है, कैपिटल मार्केट्स डील्स इन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म फंड्स। याद रखिएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। ठीक है, सेबी का मुख्य कार्यालय है, हेड ऑफिस ऑफ द सेबी इज इन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है, मॉडल सेट में भी दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। सेबी का क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इन सिचुएटेड इन। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ पर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तरलता का निर्माण करता है, क्रिएट्स लिक्विडिटी, क्रिएट्स लिक्विडिटी। तो यहाँ पर जो है तरलता का निर्माण करता है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, इन न्यू इशूड शेयर्स डील। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा प्राइमरी मार्केट यानी प्राथमिक बाजार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी, लीगली सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कंद विपणनी हित की सुरक्षा करती है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ सकता है ये जो प्रोटेक्ट करता है किसका, इन्वेस्टर का। ठीक है, स्टॉक एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उसके बाद आपको पूछा गया है कितना क्वेश्चन है, 15। इस क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका लंदन, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 में वर्ष 2004 में भारत में स्कंद विपणियों की संख्या थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा गया है कि डैश बाजार में नए अंशों को निर्गमित होते हैं, न्यू इशू ऑफ शेयर्स आर मेड इन मार्केट, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही हो जाएगा प्राइमरी, ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले पढ़ लिए थे हम लोग प्राथमिक बाजार। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि वाणिज्यिक विपत्र डैश लिखा जाता है, कॉमर्शियल बिल इज रिटन डैश, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रेता द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बाय सेलर। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो गया। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का। वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि डैश होती है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कमर्शियल पेपर इज, 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 महीने के लिए, 12 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 15 में भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य है, द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन, ये चैप्टर था आपका चैप्टर 10 था, अभी 11 नंबर चैप्टर जो है वो है मार्केटिंग, विपणन। मार्केटिंग चैप्टर से कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है, द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो ये हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड, कस्टमर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विपणन का लाभ है, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू कंज्यूमर, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चर, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग जो है वो एक तरह का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी। मार्केटिंग इंक्लूड्स परचेज, सेल, वेयर हाउस, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छे ब्रांड की विशेषता, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड, क्या होना चाहिए, शॉर्ट नेम, मेमोरेबल, अट्रैक्टिव, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। लेवलिंग इज, लेवलिंग इज जो है वो क्या हो जाएगा, आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है, ठीक है, आवश्यक। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, तो ये किसका होता है, ये होता है आपका पैकेजिंग का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज बर्डन ऑन, किस पे होता है, कंज्यूमर पर, उपभोक्ताओं पर। मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड किस पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उपभोक्ता संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज क्या होता है यहाँ पर, कंपलसरी, अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि विक्रय संवर्धन के उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन आर, तो यहाँ पर हो जाता है टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट ओनली, नई वस्तु के अवगत कराना मात्र, यानी नए ग्राहक आकर्षित करने हेतु मात्र, टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स ओनली, टू काउंटर कंपिटिटर ओनली, प्रतिस्पर्धी का सामना करने हेतु मात्र, और उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया संभावित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित की जाती है, पर्सनल अप्रोच इज एस्टेब्लिश्ड विद पोटेंशियल कंज्यूमर अंडर, किसके थ्रू आते हैं यहाँ पर, थ्रू एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन द्वारा, थ्रू सेल्स प्रमोशन यानी विक्रय संवर्धन उपायों द्वारा, थ्रू पर्सनल सेलिंग, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं है, थ्रू नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर हो जाएगा विज्ञापन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स में कौन सा संवर्धन सम्मिश्रण का तत्व नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा
एडवर्टीजमेंट जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सही आंसर हो जाएगा फाइनेंसिंग यानी वित्त व्यवस्था, क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, पैकेज वाली उपभोग्य उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है, लेबलिंग इज द कंपल्सरी पैक्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ एक पर अ फ्यू। ठीक है, 17 नंबर पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है, कौन सा उत्पाद नहीं है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल। 18वें नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्स प्रमोशन टूल्स। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा वारंटी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स डैश एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग गुड्स, विपणन में उत्पादन का डैश शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्स प्रमोशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका मार्केट यानी विपणन या मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस था। एक आपका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का उपभोक्ता संरक्षण से कुछ संबंधित प्रश्न है जो एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। कितने क्वेश्चंस दिया गया है, 10 क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ इफेक्टेड इन इंडिया 15 अप्रैल 1987, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब हुआ था, 1986 में, 1986, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं, द डिस्प्यूट्स कम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एज सेल्स ऑफ शेयर डिस्प्यूट पैनल डिस्ट्रीब्यूशन एज सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय सेलर सर्विस डिस्प्यूट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है उपभोक्ता, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ऑल ऑफ दिस। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम शिकायतकर्ता से आशय है, यहाँ पर उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, 4 का हो जाएगा, ये सभी से है, उपभोक्ता भी है, राज्य सरकार, केंद्र, उपयुक्त सभी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार है, कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कितने अधिकार दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 6। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, ठीक है ना, उत्पाद कौन सा नहीं है, रॉ मटेरियल कच्चा माल। भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व गुणवत्ता के प्रति सचेत, खरीद पर रसीद प्राप्त करना, अपने अधिकार के प्रति सचेत, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ 60, 65, 70 कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कवर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नौकरी संबंधी विवाद, दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा संबंधी विवाद, औद्योगिक दुर्घटना संबंधी विवाद, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से आशय है, तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा माल क्रय करके पुनर्विक्रय न करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी, द पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड डज नॉट रीसेल देम। तो यहाँ तक हम लोग उपभोक्ता संरक्षण तक जो है सारे क्वेश्चन देख लिए हैं चैप्टर वाइज। उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको बहुत अच्छी तरीक़ा से, और कल जो आपका एग्ज़ाम है बीएसटी का उसमें बहुत अच्छा से स्कोर करेंगे। ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना हेल्पफुल हुआ ये वीडियो और कितना मार्क्स आया वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको आंसर की के साथ मिलूँगा। तो इसी तरह अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें, और आज का जो आपका बीएमटी का एग्ज़ाम हुआ है उसका भी ज़रूर बताइएगा, आंसर की जब लेकर आऊँगा उसका भी। तो इसी तरह से जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।